डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 17, शक्ति का अंकुश और रिंग का रणसंग्राम। स्पोर्ट्स मीट की वो बहुप्रतीक्षित सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें स्कूल के मैदान पर पड़ रही थीं, जहां जीत और हार के बीच की लकीर खिंचने वाली थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला खड़ा था और अपनी मुट्ठियों को बंद और खोल रहा था। उसने हवा में एक अभ्यास मुक्का प्रैक्टिस पंच चलाया, और जिस गति से उसके हाथ ने हवा को चीरा, उससे पैदा हुई सूं की आवाज ने उसे खुद डरा दिया। उसकी स्ट्रेंथ 55 और एजिलिटी 50 अब किसी सामान्य मनुष्य की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यदि उसने रिंग में रोहन जैसे किसी सामान्य इंसान को अपनी पूरी ताकत से छू भी दिया तो उसकी हड्डियां कांच की तरह बिखर जाएंगी। सिस्टम, ये शक्ति वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी, आर्यन ने कांपते स्वर में कहा। मैं उसे हराना चाहता हूं, लेकिन मैं उसे अपाहिज या मारना नहीं चाहता। क्या कोई रास्ता है? इसी चिंता में डूबा आर्यन स्कूल पहुंचा और सीधे स्पोर्ट्स ऑफिस गया। उसने कोच से अपना नाम बॉक्सिंग प्रतियोगिता से वापस लेने की विनती की। वहीं पास में समीर अपने गिरोह के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने आर्यन की बात सुनी, वो ठहाके मारकर हंसने लगा। ओह, तो डरपोक चूहा अपने बिल में वापस भागना चाहता है? समीर ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। क्यों बे आर्यन? रोहन भाई के मुक्कों की बात सुनकर ही पसीने छूट गए। कोच ने साफ मना कर दिया कि नाम वापस नहीं होगा। आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, मेरी शक्ति को अस्थायी रूप से सीमित, लिमिट कर दो। सिस्टम चेतावनी, शक्ति को सीमित करने के लिए आपके चारों पैरामीटर्स को समान अनुपात में घटाना होगा। कार्यवाही, आपकी शक्ति को 30 पॉइंट्स कम किया जा रहा है। अब आपके पैरामीटर्स 20-25 के स्तर पर रहेंगे। शतरंज का महासंग्राम, बिसात पर बुद्धि का तांडव। शतरंज की प्रतियोगिता केवल एक मैच की नहीं थी, ये नॉकआउट टूर्नामेंट था जिसमें कुल 32 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। आर्यन को स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने के लिए 5 कठिन राउंड जीतने थे। एक पहला और दूसरा राउंड। आर्यन ने महज 5-5 मिनट में अपने प्रतिद्वंद्वियों को ढेर कर दिया। उसकी चालें इतनी अप्रत्याशित थीं कि सामने वाले को सोचने का मौका भी नहीं मिला। 2 क्वार्टर फाइनल। यहां उसका सामना पिछले साल के चैंपियन आदित्य से हुआ। आदित्य अपनी रक्षात्मक शैली के लिए जाना जाता था। मैच 20 मिनट तक खींचा। आर्यन ने जानबूझकर अपनी रानी क्वीन की कुर्बानी दी, जिसे देखकर समीर खुश हो गया कि आर्यन हार रहा है। लेकिन 3 चालों बाद ही आर्यन ने नाइट से ऐसा जाल बुना कि आदित्य का राजा चारों ओर से घिर गया। चेकमेट, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। 3 सेमीफाइनल और फाइनल। फाइनल में आर्यन का सामना स्कूल के सबसे अनुभवी शतरंज खिलाड़ी वरुण से हुआ। वरुण ने आर्यन को काफी देर तक उलझाए रखा, लेकिन आर्यन की इंटेलिजेंस 52 सीमित होकर 22 का स्तर वरुण की कल्पना से परे था। आर्यन ने वरुण की हर चाल को 3 कदम पहले ही भांप लिया। जैसे ही आर्यन ने अंतिम चेकमेट किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली प्रभाव तब पड़ा जब मैच खत्म हुआ। आर्यन ने उठकर जाने के बजाय वरुण का हाथ पकड़ा और उसे बिसात पर उसकी गलतियां समझानी शुरू की। देखो, यहां तुमने अपने ऊंट को बचाने के चक्कर में अपने वजीर को खतरे में डाल दिया था। अगर तुम यहां से खेलते तो मैच लंबा खिंच सकता था। आर्यन ने हर हारे हुए खिलाड़ी को भविष्य के लिए टिप्स दिए। जो लोग उसे पागल समझते थे, वे अब उसे एक मास्टर के रूप में देखने लगे। बॉक्सिंग का चक्रव्यूह, रोहन की खूनी प्यास। दोपहर को बॉक्सिंग के मुकाबलों की सूची लगी। समीर और रोहन ने उसे गौर से देखा। किस्मत से आर्यन और रोहन अलग अलग ग्रुप, पूल ए और पूल बी में थे। इसका मतलब था कि वे केवल फाइनल में ही टकरा सकते थे। रोहन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो खुद आर्यन का चेहरा अपने हाथों से बिगाड़ना चाहता था। रोहन ने एक नीच चाल चली। उसने उन सभी छात्रों के पास जाकर उन्हें धमकाया जो आर्यन के ग्रुप में थे। सुनो सब, रोहन ने चेतावनी दी। आर्यन सिर्फ मेरा शिकार है। अगर किसी ने उसे रिंग में चोट पहुंचाने या उसे बाहर करने की कोशिश की तो स्कूल के बाहर मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। डर के मारे आर्यन के विरोधियों की हालत खराब हो गई। जब मैच शुरू हुए तो अजीब नजारा दिखा। जैसे ही बेल बजती, आर्यन का प्रतिद्वंद्वी 1-2 मुक्के खाने के बाद ही जमीन पर गिर जाता या कंधे में मोच का बहाना बनाकर रिंग छोड़ देता। देखते ही देखते
आर्यन बिना किसी वास्तविक संघर्ष के सीधे फाइनल में पहुंच गया। महामुकाबला परछाई बनाम फौलाद। शाम के वक्त स्कूल का जिम हॉल खचाखच भरा था। रिंग की पीली रोशनी के नीचे रोहन अपनी छाती फुलाकर खड़ा था। समीर नीचे से चिल्ला रहा था, मार डालो भाई। रोहन ने आर्यन की ओर देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, आज कोई नियम तुझे नहीं बचाएगा। जैसे ही रेफरी ने बेल बजाई, रोहन एक पागल सांड की तरह आर्यन पर टूट पड़ा। आर्यन ने अपनी शक्ति सीमित कर ली थी, इसलिए उसे रोहन के मुक्कों का दबाव महसूस हो रहा था। रोहन ने एक जोरदार हुक चलाया जो आर्यन के कान के पास से गुजरा। आर्यन केवल बचाव कर रहा था। क्या हुआ? डर गया? रोहन ने चिल्लाते हुए आर्यन के पेट पर एक भारी प्रहार किया। आर्यन की स्टैमिना ने उसे गिरने नहीं दिया। उसने रोहन की आंखों में देखा और अपनी गति बढ़ाई। जैसे ही रोहन ने एक अंतिम मुक्का चलाने के लिए हाथ पीछे खींचा, आर्यन ने बिजली की गति से डक डक किया और नीचे से रोहन के जबड़े पर एक सटीक अपरकट जड़ दिया। धप की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। रोहन का सिर पीछे की ओर झटका खा गया। वो लड़खड़ाया, पर अभी भी खड़ा था। आर्यन ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने रोहन की पसली पर 2 तेज मुक्के मारे और अंत में एक राइट क्रॉस सीधे उसकी नाक पर मारा। रोहन एक भारी पेड़ की तरह रिंग के फर्श पर गिर पड़ा। रेफरी ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, 10। विजेता आर्यन। रेफरी ने आर्यन का हाथ ऊपर उठाया। समीर का आखिरी दांव, जहर का प्याला। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई थी। उसका भाई, जिसे वो अजय समझता था, आज धूल चाट रहा था। अब उसे सबसे बड़ा डर ये सता रहा था कि अगले दिन की 100 मीटर की रेस में आर्यन उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर देगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। समीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो छोटी शीशी निकाली। जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, समीर चुपके से खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम में घुसा। वहां आर्यन का बैग और उसकी नीले रंग की पानी की बोतल रखी थी। समीर ने चारों ओर देखा और उस शीशी की पूरी जहरीली दवा आर्यन की बोतल में उड़ेल दी। कल की रेस में तू दौड़ेगा नहीं आर्यन, तू रेंगता हुआ अपनी मौत मांगेगा। समीर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ बुदबुदाया और अंधेरे में ओझल हो गया। क्या आर्यन वो जहरीला पानी पी लेगा? क्या उसकी हेल्थ 55 इस धोखे को बर्दाश्त कर पाएगी? और क्या कल की रेस में आर्यन की फुर्ती का राज सबके सामने खुल जाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड विनाशकारी होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 18, खौफ का साम्राज्य और अहंकारी शत्रु। स्कूल का चेंजिंग रूम पसीने और पुरानी लकड़ी की गंध से भरा था। समीर गलियारे की एक टूटी हुई खिड़की से भीतर झांक रहा था। उसकी धड़कनें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि बॉक्सिंग के भारी मुकाबले के बाद आर्यन बुरी तरह थक चुका है। आर्यन सीधे अपनी बेंच की ओर बढ़ा, जहां उसकी नीले रंग की पानी की बोतल रखी थी। समीर के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान उभरी। उसने सोचा कि अब आर्यन की सारी फुर्ती और ताकत कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने जैसे ही बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला, उसकी आंखों के सामने सिस्टम की लाल चेतावनी वाली रोशनी कौंधी। चेतावनी, संकट का पता चला। विश्लेषण, पानी में मसल पैरालिसिस न्यूरोटॉक्सिन मिलाया गया है। परिणाम, इसके सेवन से अगले 48 घंटों तक शरीर की सभी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाएंगी। आर्यन के हाथ वहीं जम गए। उसकी इंटेलिजेंस 52 ने तुरंत एक क्रूर गणना की। उसने पानी नहीं पिया, बल्कि बोतल का ढक्कन वापस लगाया और सीधा बाहर निकल आया। बाहर समीर अपने 3 दोस्तों के साथ खड़ा था, चेहरे पर एक बनावटी चिंता लिए। आर्यन समीर के ठीक सामने जाकर रुक गया। हवा में सन्नाटा था। आर्यन ने समीर की आंखों में गहरे तक झांका और फिर धीरे से बोतल को उल्टा कर दिया। वो जहरीला पानी समीर के नए जूतों पर बहने लगा। जमीन से एक हल्की सी कड़वी गंध उठी। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से खून निचोड़ लिया हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, समीर, अगर तुम किसी को जहर देना चाहते हो तो कम से कम ऐसी दवा चुनो जो सिस्टम, मेरा मतलब है जिसे मैं पहचान न सकूं। ये बच्चों वाला खेल बंद करो।
आर्यन ने खाली बोतल वहीं समीर के पैरों के पास फेंक दी और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। समीर वहीं खड़ा कांपता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से भिड़ गया है जो उसकी सोच से बहुत आगे है। घर की ममता और दादाजी का अनुशासन। जब आर्यन घर पहुंचा तो शाम की सुनहरी रोशनी बरामदे में खेल रही थी। उसके दादाजी पुराने आरामदेह सोफे पर बैठे थे और अपनी ऐनक साफ कर रहे थे। दादी जी और माँ रसोई में कुछ खास पकवान बना रही थीं, जिनकी महक पूरे घर में फैली थी। आर्यन, बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? दादी जी ने बाहर आकर ममता से पूछा। आर्यन ने बैग से 2 स्वर्ण पदक, जो उसे अनौपचारिक रूप से कोच ने दिखा दिए थे, और सर्टिफिकेट्स निकाले। दादी, आज मैंने शतरंज के 5 राउंड जीते और बॉक्सिंग में भी पहला स्थान पाया है। मां ने रसोई से बाहर आकर आर्यन को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दादाजी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से बोले, जीतना अच्छी बात है आर्यन, लेकिन याद रखना, एक सच्चा योद्धा जीत से अहंकार नहीं पालता बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता है। कल एथलेटिक्स का आखिरी दिन है, अपनी पूरी ताकत झोंक देना। आर्यन ने देखा कि परिवार के मन में अब उसके लिए चिंता नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास है। वे देख सकते थे कि आर्यन का वो पुराना डर, वो झुके हुए कंधे और वो घबराहट अब इतिहास बन चुकी थी। स्टाफ रूम की सुगबुगाहट, बदलता इतिहास। उधर स्कूल के स्टाफ रूम में चाय के कपों के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही थी। वहां शतरंज के कोच श्री वर्मा, बॉक्सिंग कोच श्री खन्ना और स्कूल के हेड कोच मौजूद थे। कोच खन्ना उत्साह में, सर, मैंने अपने 15 साल के करियर में ऐसा बॉक्सर नहीं देखा। उसने रोहन जैसे हैवीवेट को केवल एक अपरकट में ढेर कर दिया। उसकी टाइमिंग, वो ऐसा था जैसे उसे पहले से पता हो कि मुक्का कहां से आने वाला है। कोच वर्मा, शतरंज सिर्फ शरीर ही नहीं खन्ना जी, उसका दिमाग। उसने वरुण को जिस तरह मात दी, वो किसी ग्रैंडमास्टर की चाल जैसी थी। और सबसे बड़ी बात, वो जीतने के बाद अपने प्रतिद्वंद्वियों को सिखा रहा था। ऐसा खेल प्रेम दुर्लभ है। हेड कोच, सर, हमारा स्कूल इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हमेशा आखिरी आता था, लेकिन इस लड़के ने जो माहौल बनाया है उससे मुझे यकीन है कि इस साल की ट्रॉफी हमारे ऑफिस में होगी। आर्यन केवल एक खिलाड़ी नहीं, वो हमारे स्कूल का बदलता हुआ भविष्य है। जादुई रात, श्वेत संजीवनी और गोबलिन सभा। रात के 12 बजे आर्यन वापस उस जादुई जंगल में था जहां हवा में मौत की खुशबू थी। सिस्टम ने तुरंत नया मिशन जारी किया। नया कार्य, श्वेत संजीवनी जड़ी बूटी की खोज। स्थान, पूर्व की पहाड़ियों की जड़ में। रिवॉर्ड, 50 पॉइंट्स प्रति जड़ी बूटी का फूल। आर्यन जड़ी बूटी की तलाश में घने कांटों को पार कर रहा था, तभी उसे एक बड़ी गुफा के पास मशालों की रोशनी दिखी। उसने चुपके से एक ऊंचे पेड़ की आड़ ली। नीचे का नजारा देख वो दंग रह गया। लगभग 100 से ज्यादा गोबलिन्स वहां जमा थे। वे एक घेरे में बैठे थे और उनके बीचों बीच एक बूढ़ा गोबलिन जोर जोर से चिल्ला रहा था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा खौफ था। सिस्टम, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? क्या ये किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं? विश्लेषण, ये गोबलिन्स के 7 छोटे कबीलों के प्रतिनिधि हैं। कारण, ये सभी कबीले आपसे डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने उनके सैकड़ों शिकारियों को जिस तरह मारा है, उसने उनके बीच एक अजेय दानव की कहानी फैला दी है। वे यहां एक साथ आने की योजना बना रहे हैं ताकि जीवित रह सकें। आर्यन को ये जानकर अपनी शक्ति पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन सिस्टम की अगली लाइन ने उसके अहंकार पर चोट की। टिप्पणी, हालांकि इस जंगल के बड़े कबीले और गोबलिन किंग्स इस सभा में नहीं आए हैं, कारण उनकी नजरों में आप अभी भी एक कमजोर मानव शावक हैं। उन्हें लगता है कि छोटे कबीले डरपोक हैं। वे आपको अपना शिकार भी नहीं समझते। उनके लिए आप महज एक धूल के कण जैसे हैं। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। धूल का कण? उन्हें लगता है कि मैं उनके समय के लायक नहीं हूं। उसने उन छोटे और डरे हुए गॉबलिन्स को वहीं छोड़ दिया। सिस्टम, जड़ी बूटी तो मैं उठा लूंगा, लेकिन अब मुझे उन अहंकारी बड़े कबीलों का पता बताओ। अगर उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो आज मैं उनका भ्रम तोड़ने जा रहा हूं। आर्यन ने अपना वज्र श्रृंग निकाला और जंगल की उस गहराई की ओर चल दिया जहां से डरावनी दहाड़ें आ रही थीं। उसे अब केवल रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं, बल्कि इस जादुई दुनिया का सबसे बड़ा खौफ बनना था। क्या आर्यन अकेले उस विशाल गोबलिन कबीले को चुनौती दे पाएगा? क्या श्वेत संजीवनी फूल उसे कोई नई जादुई शक्ति देंगे?
और कल की 100 मीटर रेस में जब समीर का आखिरी दांव फेल होगा तब क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड विनाशकारी होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 19, अहंकार का पतन और बर्फ का कहर। जादुई दुनिया के घने जंगलों में आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे हजारों नन्ही सुइयां आर्यन की त्वचा को छेद रही हों। आर्यन, जो अब तक छोटे कबीलों के गोबलिन्स को गाजर मूली की तरह काट चुका था, अपनी स्ट्रेंथ 55 और एजिलिटी 50 के नशे में चूर था। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, अगर छोटे कबीले मुझसे डरते हैं तो बड़े कबीलों को ये बताना जरूरी है कि इस जंगल का नया राजा कौन है। वो श्वेत संजीवनी फूलों की तलाश में पहाड़ियों की जड़ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी बड़े शिकार को ढूंढ रही थीं। वो भूल गया था कि शिकार और शिकारी के बीच का फासला केवल एक पल की लापरवाही का होता है। छलावे का वार, नीली मौत का आगमन। आर्यन एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था जहां बड़े बड़े पत्थर किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, लेकिन वो इतनी धीमी और कटी हुई थी जैसे कोई जादुई लहर उसे रोक रही हो। चेतावनी, वातावरण में माना का हस्तक्षेप। पीछे। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे की हवा बर्फ की तरह जम गई। एक नीली परछाई किसी साये की तरह जमीन से उभरी। वो फ्रॉस्ट शैडो गॉब्लिन था। वो आम गोब्लिन से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन लोहे जैसा सख्त था, और उसकी आंखों में जलती हुई नीली रोशनी किसी ठंडी कब्र जैसी थी। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से पलटकर अपना वज्र श्रृंग चलाया। उसे उम्मीद थी कि उसका ये घातक हथियार गोब्लिन के टुकड़े कर देगा, लेकिन जो हुआ उसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। गोब्लिन ने हवा में अपना हाथ हिलाया और अचानक एक बर्फीली ढाल प्रकट हुई। आर्यन का वज्र श्रृंग उस ढाल से टकराया और एक चिंगारी के बजाय वहां से बर्फ के क्रिस्टल उड़े। गोब्लिन की रफ्तार आर्यन की एजिलिटी 50 से कहीं ज्यादा थी। वह युद्ध नहीं कर रहा था, वह नृत्य कर रहा था। अचानक गोब्लिन ने जमीन पर हाथ मारा और आर्यन के पैर टखनों तक बर्फ में जम गए। ये क्या जादू है? आर्यन चिल्लाया। इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाता, गोब्लिन ने अपने हाथों में बर्फ और धातु से बनी एक विशाल गदा मेज प्रकट की और पूरे जोर से आर्यन की पसलियों पर वार किया। कड़क, हड्डी टूटने की वो आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। आर्यन दूर जाकर एक चट्टान से टकराया। उसका दम घुटने लगा और मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गोब्लिन पहले से ही उसके ऊपर था। गोब्लिन ने अपनी गदा आर्यन के उस हाथ पर मारी जिसमें उसने वज्र श्रृंग पकड़ा था। तड़क, आर्यन की चीख निकल गई। वो जादुई सींग, जो आर्यन का सबसे भरोसेमंद साथी था, उस बर्फीले प्रहार के सामने कांच के खिलौने की तरह बिखरकर टुकड़ों में बदल गया। आर्यन का दाहिना हाथ बेकार हो चुका था और उसकी एक आंख खून से भर गई थी। वह अधमरा होकर बर्फ पर पड़ा था। सिस्टम का रक्षण और सत्य का कड़वा घूंट। गोब्लिन ने अपनी गदा हवा में उठाई। वो आर्यन का सिर कुचलने ही वाला था कि अचानक आर्यन के सीने से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकला। सिस्टम ने अपनी इमरजेंसी शील्ड सक्रिय कर दी थी, जिसने गोब्लिन को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। आपातकालीन टेलीपोर्टेशन सक्रिय। एक पल में नजारा बदला और आर्यन खुद को एक दूरस्थ गुप्त गुफा के भीतर पाया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। तभी सिस्टम ने अपना अब तक का सबसे कठोर भाषण शुरू किया। सिस्टम, होस्ट आर्यन, आपकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। विश्लेषण, आपने केवल कुछ संख्याएं, स्टैट्स हासिल की हैं, लेकिन आपने माना, जादू और युद्ध की कला को अभी तक नहीं समझा है। वास्तविकता, वो गोब्लिन केवल एक पहरेदार था। यदि आपने उसके राजा का सामना किया होता तो आपकी आत्मा के भी टुकड़े हो जाते। आर्यन ने दर्द के मारे कराहते हुए कहा, बस कर भाई, अब क्या जान लेगा? पहले मुझे ठीक कर, वरना ये दर्द मुझे पागल कर देगा। आर्यन ने देखा कि स्क्रीन पर हीलिंग टाइम 2 घंटे दिखा रहा था। पहले तो तुम 15 मिनट में ठीक कर देते थे, अब इतना समय क्यों? स्पष्टीकरण, जैसे जैसे आपका शरीर शक्तिशाली स्ट्रेंथ 55 होता जाता है, उसकी जटिलता बढ़ती है। बड़ी मांसपेशियों और वज्र जैसी हड्डियों को जोड़ने में सिस्टम को हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा और समय चाहिए।
साथ ही बर्फीले जादू के घाव कोशिकाओं को फ्रीज कर देते हैं, जिन्हें धीरे धीरे गर्म करना पड़ता है। भारी क्षति और 200 एक्सपी का रहस्य। आर्यन अपनी टूटी हुई बांह और बिखरे हुए वज्र श्रृंग को देख रहा था। उसे गहरा दुख था, क्योंकि वो उस हथियार के साथ तालमेल बिठा चुका था। लेकिन तभी एक सुनहरी चमक ने उसका ध्यान खींचा। उपलब्धि, साक्षात मृत्यु के दर्शन, रिवॉर्ड 200 अनुभव पॉइंट्स ऑफ एक्सपी। आर्यन को एक नई बात समझ आई। रिवॉर्ड पॉइंट्स और पी तो सिस्टम के टास्क से मिलते हैं, लेकिन एक्सपी और एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे कठिन संघर्षों और मौत के करीब जाने वाले अनुभवों से मिलते हैं। दुश्मन जितना भयानक होगा, उसे हराना या उससे लड़कर बचना उतना ही ज्यादा एक्सपी दिलाएगा। उसने मन ही मन तय किया कि वो अब अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेगा। उस गोब्लिन की जादुई शक्ति आइस मैजिक को देखकर आर्यन के भीतर एक नई आग सुलग उठी थी। वो अब 5000 पॉइंट्स जमा करके सिस्टम से जादुई माना, मैजिकल माना खरीदने के लिए पागल हो रहा था। उसे पता चल गया था कि बिना जादू के वो इस दुनिया का राजा कभी नहीं बन पाएगा। नई गुफा और सड़ांध का रहस्य। हीलिंग प्रक्रिया के दौरान आर्यन ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी। चलते चलते उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी जो लड़खड़ा रहा था। उस जानवर की पीठ से अजीब से कांटेदार फूल उगे हुए थे, जो किसी परजीवी पैरासाइट की तरह उसका मांस खा रहे थे। खून की सड़ी हुई गंध आ रही थी। आर्यन ने उस जानवर के पैरों के निशानों का पीछा किया। कुछ घंटों की सावधानी भरी पदयात्रा के बाद वो एक ऐसी गुफा के मुंह पर खड़ा था जो किसी दानव के खुले हुए जबड़े जैसी लग रही थी। ये खप्पर चीते की गुफा से कहीं ज्यादा विशाल और डरावनी थी। गुफा के भीतर से एक भारी गंदी सांसों जैसी आवाज आ रही थी। मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, आर्यन ने खुद को संयमित किया। अब मैं शिकारी बनूंगा, शिकार नहीं। वो गुफा के बाहर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि भीतर की हलचल देख सके। वो अभी अपनी रणनीतियों को सुलझा ही रहा था कि अचानक उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा। जादुई दुनिया का सत्र समाप्त हो चुका था। अगली सुबह जब वो अपने बिस्तर पर उठा तो उसे अपनी पसलियों में वो भयानक दर्द महसूस हो रहा था, भले ही उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। आज स्पोर्ट्स मीट का आखिरी दिन था, मेडल सेरेमनी और 100 मीटर की वो रेस जहां समीर अपनी आखिरी जहरीली चाल चलने वाला था। क्या आर्यन उस रहस्यमयी गुफा के मास्टर से लड़ पाएगा? क्या टूटा हुआ वज्र श्रृंग उसकी हार का कारण बनेगा? और क्या स्कूल की मेडल सेरेमनी में आर्यन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड और भी विनाशकारी होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।